नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद का मानसून सत्र जारी है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां बजट को लेकर तमाम मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही हैं और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही हैं। ऐसे में रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर किसानों और टैक्स के मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोला और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हुए शुरू हुए तब कहीं ना कहीं देखा गया तमाम सांसद चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुनते रहे और ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार केंद्र सरकार पर जोरदार हमले बोले, लेकिन बचाव के तौर पर बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर उठते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा गया जैसे ही मनोहर लाल खट्टर उठते हैं और उसके बाद यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जब वो जवाब देते हैं तो दोनों के बीच यहाँ पर तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। क्या कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आया, जरा आप इस वीडियो में देखिए। बढ़ाएं किसान को, गरीब को, जिनको आपकी जो कोई राहत नहीं मिली आप उनको भी राहत देके देखें। आप लीगल गारंटी MSP पे देके देखें। आप मनरेगा में 400 रुपए की वेज करके देखें और हमारे देश के आम आदमी के हाथ में आप पैसा दें ताकि उनके पास जब पैसा उनके हाथ में आएगा हमारी डिमांड बढ़ेगी, कॉर्पोरेट्स की इन्वेस्टमेंट तब हमारे देश में उस रूप से हो पाएगी। एक और कारण है, इतना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कट देने के बावजूद निवेश नहीं हुआ। इसका दूसरा कारण डिमांड कम के साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण है मोनोपोलीज। हमारे देश में क्रोनियज्म और क्रोनी मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं। हमारे देश के 5 बड़े कॉर्पोरेट घराने आज लगभग 40 सेक्टर्स के अंदर आज उनके लिए सरकार की सहायता से उन्होंने मोनोपोलीज अपने लिए बनाने का काम किया है। सीमेंट, पोर्ट, डिफेंस, टेलीकॉम, ये वो सेक्टर हैं जिन सेक्टर में अब तो न्यूक्लियर की भी बात आ रही है। कुछ कॉर्पोरेट घराने इन सेक्टर्स में मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। लीगल और पीनल एनवायरनमेंट सरकारी एजेंसीज के माध्यम से ऐसा बनाया जा रहा है, जब मोनोपोलीज क्रिएट हो जाया करती हैं तो मोनोपोलीज में आप ये देखेंगे कि मोनोपोलीज के अंदर जो है दूसरा निवेश नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि ये असंतुलन जो बना है, जो गरीब आदमी से ज्यादा लिया जा रहा है टैक्स और कॉर्पोरेट्स को राहत दी जा रही है, इस संतुलन को सरकार सुधारने का काम कर। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कैसे टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोल के बारे में मैं कहना चाहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर हम 2014 की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारी सरकार ने 1,72,000 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी से हमारी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से टैक्स लेने का काम किया था यूपीए की सरकार के आखिरी वर्ष में, मगर 1,42,000 करोड़ वापस सब्सिडी में देने का काम किया था। मात्र कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उस समय सरकार में 30,000 करोड़ थी। आपकी सरकार में इस वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमाई है 4,32,000 करोड़ और सब्सिडी मात्र 11,000 करोड़। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपने 4,20,000 करोड़ देश की आम जनता से आप कमाई करने का काम कर रहे हैं। जहां हमारी सरकार एक वर्ष में 30,000 करोड़ करती थी, आप 4,20,000 करोड़ कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोल पे एक्साइज हमारे समय ड्यूटी जहां 9 रुपए थी आपकी 20 रुपए, डीजल पे 3 रुपए थी आपकी 15 रुपए। आज पेट्रोल से आप कमाई कर रहे हैं। टोल्स के माध्यम से 2014 में टोल्स में जो के माध्यम से पूरी कुल कलेक्शन 3,000 करोड़ थी, आज टोल्स के माध्यम से 65,000 करोड़ है। हर वस्तु पे हम मर्दा की वस्तु पे GST लगाकर आज सारा कर का बोझ आम आदमी पे, आप किसान पे जो डालने का काम कर रहे हैं, इस नीति से हम इस नीति का विरोध करना चाहते हैं। देती हरियाणा से GST में हम देखें, GST टोटल क्या कलेक्शन में 7% देश की GST हरियाणा से आ रही है, 7.10%। और हरियाणा को वापस कितना मिल रहा है, जो केंद्र की तरफ से प्रदेशों में दी जाने वाली राशि वापस कितनी मिल रही है, मात्र 1.009%, यानी कि 1% के करीब। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए, हरियाणा से 7 रुपया केंद्र सरकार ले रही है और केवल 1 रुपया वापस दे रही है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो 15%, 100 रुपए केंद्र सरकार हरियाणा से ले रही है और 15 रुपए वापस दे रही है। ये पूरे देश में सबसे कम अगर किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है, हरियाणा को दिया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में थोड़ा कम है, ये हम मानते हैं, मगर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें कम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में 29%, यानी कि 100 रुपए ले रहे हैं तो महाराष्ट्र को 29 रुपए दे रहे हैं। कर्नाटक में 100 रुपए ले रही है केंद्र सरकार तो 39 रुपए दे रही है, 40 के लगभग। तो पूरे देश में 29 प्रदेशों में आज हरियाणा एक प्रदेश है जहां सबसे कम 15% ही केंद्र सरकार वापस दे रही है। और नेट डिवोल्यूशन की बात करें, कितनी केंद्र की राशि दी जाए, अगर प्रति व्यक्ति में देखें, प्रति व्यक्ति, आज दुर्भाग्य ये
कि प्रति व्यक्ति, मैंने कैलकुलेट किया अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष जो हमें डिवॉल्व किया गया, हरियाणा को दिया गया 22,000 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति 6,938 रुपए हरियाणा को प्रति व्यक्ति मिला पिछले से। ये भी 29 राज्यों में सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। आप बाकी राज्यों को देखें, गोवा में 40,000, आप अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,40,000, आप तेलंगाना में प्रति व्यक्ति 25,000 केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है डिवोल्यूशन, मगर हरियाणा में मात्र 6,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये पिछले 5 साल से, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन में 1% डिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, खट्टर साहब यहाँ बैठे, उनने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की, सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। और ये जो सबसे कम दिया जा रहा है, सबसे कम ये दिया जा रहा है, सबसे कम, आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद खट्टर साहब आप जवाब दीजिए। सबसे कम जो दिया जा रहा है हरियाणा को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकर के कहा जा रहा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा पहली बात तो है कि बजट के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर मैं अधिकृत तो नहीं हूं बोलने के लिए, लेकिन मैं इतनी बता सकता हूं कि जितना लाभ हरियाणा को हुआ है दिल्ली के आसपास होने के नाते से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे बाकी चीजों का हो, केवल एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उठाने का इनका काम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये राजनीति कम से कम यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हम लोगों ने दिल्ली अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है, दिल्ली पानीपत RRTS यहाँ से होकर निकलती है, दिल्ली कटरा रोड जो है पूरा हरियाणा में से अंदर जो होकर निकलता है। ये सारे प्रोजेक्ट हरियाणा के हैं। क्या हो सकता प्रश्न पूछना चाहते हैं आज ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, हरियाणा जिसकी आबादी देश में, हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1% है, क्या हमारा ये कसूर है? देश का क्षेत्रफल हरियाणा का 1.34% है, हमारे 4% देश की GDP आज हरियाणा, क्या हमारा ये कसूर है? देश के GST कलेक्शन में 7% हरियाणा का योगदान है, क्या हमारा ये कसूर है? देश के फूड ग्रेन्स में, खाद्यान्न अन्न भंडारण में 33% हरियाणा किसान दे रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश की आर्म फोर्सेस में 11% हरियाणा से आर्म फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश के मेडल 50% देश के मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, क्या ये कसूर है? और इसके बाद हरियाणा में 29 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मात्र 1% केंद्र से मिलने वाली राशि मिल रही है। और आपने देखा बजट में, हमें वो इस बात का दुख नहीं है कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया, इस बात का तो दुख तो है, लेकिन आपने देखा कि खेलो इंडिया का बजट, आज देश के 3 मेडल आए, मैं कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं, देश के 3 मेडल आए जिसमें से 2 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। खेलो इंडिया का बजट भी जो 2200 करोड़ खेलो इंडिया का बजट रखा गया, उसमें भी मात्र 60 करोड़ हरियाणा को, यानी कि 2% बजट, खेल का बजट भी हरियाणा में और गुजरात में 500 करोड़ का बजट दिया गया, 20% खेलो इंडिया का, जहां से एक खिलाड़ी मेडल। तो आज मैं समझता हूं कि अन्याय है। और पिछले 10 वर्ष में मैं कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्ष में इन्होंने कोई एक परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से हरियाणा को तो मिली नहीं, लेकिन यूपीए के समय भी जो हमारी मंजूर शुदा केंद्र सरकार की परियोजना थी, 1,55,000 करोड़ की वो परियोजनाएं जो यूपीए के समय मंजूर शुदा थी, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो महम में जो जेवर चला गया 30,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा था, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो हमारे हरियाणा के अंदर जो बनारस में चली गई, चाहे 3 रेल की लाइन हो यमुनानगर चंडीगढ़, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, चाहे हिसार फतेहाबाद दिल्ली गुड़गांव न्यू अलवर, चाहे ये रेल की लाइन हो, चाहे एम्स बाड़सा के अंदर 9 हमारे मेडिकल के प्रोजेक्ट हो, 10 साल में एक प्रोजेक्ट हरियाणा को केंद्र की सरकार ने दिया नहीं। और जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की सरकार में हरियाणा को देने का काम किया था, वो भी एक करके। तो आपने देखा कि किस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम अहम मुद्दों को उठाया और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जमकर बहसबाजी हुई और उसके बाद देखा गया किस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां पर शांत करवाया गया और उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट पर विराजमान होते हैं। अब देखा यह जा रहा है जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति
खराब होती हुई नजर आ रही है और नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमाम अहम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से संसद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए, तो आने वाले समय में देखना यह होगा क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इस मांग को केंद्र सरकार पूरा करती है। और टैक्स को जिस तरीके से लेकर यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर बोलते हैं, तो क्या अब यहाँ पर अपने मामलों में यहाँ पर बजट को लेकर यहाँ पर कुछ संशोधन किए जाएंगे या फिर केंद्र सरकार और कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।